नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पीएम केयर फंड को लेकर चल रहे विवाद पर आज पूर्ण विराम लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही पीएम केयर्स फंड के मामले में जितने विवाद चल रहे थे उन सब पे पूर्ण विराम लग गया। साथ ही मोदी विरोधियों के मुंह पर ताला भी लग गया। हालांकि पीएम केयर्स फंड को लेकर बयानबाजी जारी है। एक तरफ कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पीएम केयर्स फंड के विषय में सारी जानकारी साझा की, वहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी इस पर मुद्दे बना रही है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का एक प्ली हुआ था और यह बार बार विरोध किया गया था कि पीएम केयर्स को मिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस सुनी थी। उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामाणिक रूप से मोदी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं, ये उनका विवेक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है और मैं इसके एक पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। There is no statutory prohibition on contributions made to NDRF and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. कि पीएम केयर फंड से अब तक 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। लगभग 1,000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। कि जो पीएम केयर फंड है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है जिसे कहते हैं पीएमएनआरएफ, ये 1948 में बनाया गया था बाय एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। ये पीएमएनआरएफ जो 1948 में बना था, ये जो हमारे रिफ्यूजी आ रहे थे पाकिस्तान से उनकी आवश्यकताओं के लिए, या कोई कभी अर्थक्वेक आ जाए या बाकी आ जाए, इसके लिए था। जबकि ये जो पीएम केयर्स है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। तो चूंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था, कई हाई कोर्ट में केस फाइल करवाए गए पीएम केयर फंड के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करवाए गए। इसके पीछे राहुल गांधी की टिप्पणी होती थी, परिवार के लोगों की टिप्पणी होती थी, और बहस करने वाले और पिटिशनर भी वही थे जिनका सरकार से विरोध रहता है। तो आज ये निर्णय आया तो मुझे लगा कि आपके सामने इसको रखना चाहिए।
फेसबुक विवाद को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग की है। यहां तक कि संघ के पूर्व विचारक गोविंदाचार्य ने भी जीपीसी का समर्थन किया है। नफरत की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और इस संदर्भ में जेपीसी की मांग की गई है। फेसबुक पर सत्ताधारी पार्टी के साथ पक्षपात करने का आरोप है। अंशी दास पीआईएल्स में मदद कर रही हैं, राजीव चंद्रशेखर जी की मदद कर रही हैं और जो पीआईएल्स जिन्होंने लगाई हैं उनकी मदद कर रही हैं। और मेमो में लिखा जा रहा है द गवर्नमेंट विल हैव अ टफ जॉब डिफेंडिंग इटसेल्फ। सरकार को बड़ी कठिनाई होगी अपने आप को बचाने के लिए। आगे यह मेमो लिखता है कि आज हमारी कोalition की बैठक हुई। कोalition मतलब जिन्होंने ये पीआईएल की थी, वो 4-5 जो भी समूह थे उनकी, और ये तय किया गया कि इस मुद्दे को प्रेस में जीवित रखा जाए। ये अंशी दास, ये फेसबुक, ये उनका मेमो है। कहते हैं कि कोर्ट में जब मामला चल रहा है, लंबित है, सुनवाई के दौरान इस मामले को जीवित रखना है मीडिया में। मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहा जा उसमें आगे कहती हैं कि सिब्बल साहब कह रहे हैं कि अब कोर्ट ही निर्णय लेगा, सुप्रीम कोर्ट। हमने एक अखबार से बात करके उनकी जो स्टोरी थी इस बाबत, उसको एक दिशा दे दी है। यह होती है लॉबिंग। इसको कहते हैं लॉबिंग करना। ये लॉबिंग तब करवा रहे थे फेसबुक से जब ये विपक्ष में थे। सोचिए आज क्या करवा रहे थे जब ये सत्ता में है। एक आर्टिकल लिखा अंशी दास जी ने 17 मई 2014 को। 16 मई को नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, आप सबको विदित है ये बात। उस आर्टिकल में लिखती हैं कि भारत का जो 2014 का जो चुनाव संपन्न हुआ वो याद रखा जाएगा, विशेष तौर पे इस कारण से याद रखा जाएगा कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो अपने लिए कह रही हैं, बाहर जाने वाली आउटगोइंग गवर्नमेंट से जूझना पड़ता था, हमारे से जूझना पड़ता था, क्योंकि हम अपने दरवाजे नहीं खोलते थे। वो हार गई। ये अंशी दास का आर्टिकल है, मैं आपको दे दूंगा। और बोलती हैं कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिस सरकार की सेंसरशिप से जूझना पड़ता था 2011 से लेकर 2014 तक, ये वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से आज ये नतीजा आपके सामने है। तारीफ हो रही है, एक दूसरे की तारीफ हो रही है। आगे और उदाहरण दूंगा, बड़े रोचक उदाहरण है। कहती हैं उस आर्टिकल में कि हमने एक इलेक्शन ट्रैकर मार्च 4, 2014 से लगाया और लगातार उस ट्रैकर पे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी रही और नरेंद्र मोदी नंबर 1 के लीडर रहे। गर्व है, गौरव है। ये लॉबिस्ट का गौरव है, लॉबिस्ट की कलम से है ये आर्टिकल। 26 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा चुनाव से पहले 2018 26 मार्च को बड़ा रोचक बात उन्होंने कही। उन्होंने अपने सारे सांसदों की बैठक ली और कहा कि आप सबके फेसबुक पर कम से कम 3 लाख लाइक्स होने चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री है या फेसबुक का विज्ञापनदाता? फेसबुक का विज्ञापन क्यों कर रहे हैं आप? लाइक्स कैसे ली जाती है हमें नहीं मालूम। 1 लाइक पे कितना खर्चा आता है हमें नहीं मालूम। क्या लाभ पहुंचा रहे हैं आप नरेंद्र मोदी जी फेसबुक को? फेसबुक आपको लाभ पहुंचाए, आप फेसबुक को लाभ पहुंचाए, ये हो क्या? सितंबर 2018 में अमित शाह साहब मेरे राज्य में राजस्थान में सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको संबोधित कर रहे थे और कहते हैं कि हमारी काबिलियत देखो, हमारी सक्षमता देखो कि हम जो चाहे वो खबर फैला सकते हैं। वो खबर कड़वी हो, मीठी हो, सच्ची हो, झूठी हो, मेरे शब्द नहीं, अमित शाह साहब के शब्द। और उदाहरण क्या देते हैं अमित शाह साहब? और हैरानी की बात है कि ये कलयुग के चाणक्य को गर्व होता है इस बात का। तथाकथित चाणक्य कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखिए यूपी का चुनाव असेंबली का 2017 में जब अखिलेश यादव वहां के मुख्यमंत्री थे, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक फेक न्यूज वायरल कर दी कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिता पर हाथ उठाया। आपने देखा कैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान सोशल मीडिया पे दिया गया, कैसे उनके पेजेस और हमारे पेजेस आप तुलना करें, आपको सब सामने नजर आ जाएगा। जय शाह साहब पर एक किसी मैगजीन ने एक स्टोरी की उनके खिलाफ, उनकी तारीफ में तो क्या की होगी, खिलाफ ही की थी 2018 में। वो स्टोरी दबा दी गई फेसबुक द्वारा।
फेसबुक द्वारा। फेसबुक के रिश्तों के उदाहरण एक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं, अनेक उदाहरण मिलेंगे। ये उनको लाभ पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं, वो इनको लाभ पहुंचाते हैं। विनय मिश्रा को किस जेल में रखा जाए, इसे लेकर सरकार के सामने दुविधा की स्थिति बन गई है। अब तक 3 जेल में स्थानांतरण किया जा चुका है। कल वो नैनी जेल में थे, अब उन्हें चित्रकूट जेल भेज दिया गया है। उनका पूरा परिवार सकते में है और उन्हें हत्या का डर सता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करती हूँ, न्याय के हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं ब्राह्मण समाज से, मैं उनसे भी मांग करती हूँ कि क्या ब्राह्मण होना दुर्भाग्य तो है? क्या मेरे पिताजी का इतना ही कसूर है कि वो ब्राह्मण है? कल तक तो मेरे पिताजी को सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसी क्या खता उनको हो गई जो इतनी बड़ी सजा मिल रही? वो मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अगर कुछ हुआ भी है, जाने अनजाने गलती कुछ हमारे समाज से तो नहीं हुई है। अगर आपने FIR कुछ करवाया है या किसी रिश्तेदार ने करवाया है, कोर्ट में केस गया है, कोर्ट संज्ञान में ली है, कोर्ट जो फैसला करेगी हम लोग को पूरे परिवार को फैसला मंजूर है। अभी सूत्रों के द्वारा मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को नैनी सेंट्रल जेल से कहीं दूर दराज ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि उनके खिलाफ अन्याय है। जेल मैनेजमेंट 138 के एक्ट में लिखा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी बंदी मुलजिम का ट्रांसफर करती है जेल, तो या तो कोर्ट से परमिशन लेती है या तो कोर्ट को जानकारी देती है, जो कि दोनों ने इन लोगों ने नहीं किया। हम लोगों को भी कोई जानकारी परिवार को नहीं है, क्योंकि उनको क्वारंटाइन किया गया है। कल से कोई परिवार उनसे मिलने नहीं गया। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और ब्रजेश पाठक जी से, जो कि न्यायिक विभाग देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी और निवेदन बार बार कर रही हूँ कि कृपा करके उनको क्वारंटाइन पूरा करने दिया जाए। फिर बाकी जो आपका आदेश होगा वो हम लोग को मान्य होगा। खतरा ये लग रहा है कि अगर जेल ट्रांसफर ये करेंगे तो हो सकता है जैसे हाल ही में अभी देखा आपने, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी कि नहीं? अगर घटी है वो, तो हो सकता है मेरे पिताजी के साथ वही दुर्घटना दोहराई जाए, क्योंकि पुलिस वाले तो सबको मार के भगा देते हैं कि आप लोग अपनी गाड़ी न लगाइए, हम लोग ले जाएंगे तो ठीक है, हम लोग को ले जाना काम है। दिखा देंगे रात में ही कि कोई सिपाही को 2 को मार दिया, ये सलाह लेके भाग रहे थे, उनका भी एनकाउंटर हो जाएगा, या रात में हो जाएगा, या जिस जेल में ट्रांसफर करेंगे वहां पे हो जाएगा। यह आशंका हम लोग को पूरे परिवार को जीने नहीं दे रही। हम लोग सो नहीं पा रहे हैं इसके डर से कि कब पिताजी को क्या हो जाएगा। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि कम से कम भले ही कोई अन्यायी को सजा मिल जाए, लेकिन कोई अगर अन्याय नहीं किया तो उसको सजा मिले। परिवार वालों का क्या दोष है कि इतनी प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है? क्या ऐसी बात है? अगर इतना ही हम लोग का दोष है, इतना ही जघन्य अपराध लगता है, तो कम से कम एक ही दिन पूरे परिवार को बुला के एनकाउंटर कर दिया जाए। ये रोज रोज की मानसिक संतुलन से हम लोग बहुत थक चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश को लेकर टीका टिप्पणी की है। बहुत दुखद इस बात की कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। और याद कीजिए उस समय जब लॉकडाउन का समय था, जब हर चीज बंद थी, उस समय भी अपराधियों ने खुलेआम घटनाएं की, लूट, अपहरण, बैंकों में डकैती, हर तरफ आप देख सकते हो घटनाएं होती जा रही हैं। और इतनी बेईमानी या भ्रष्टाचार पुलिस ने कभी नहीं किया होगा जो आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 100 नंबर इसलिए बनी थी कि गरीब की मदद हो, लेकिन 100 नंबर ही 112 होने के बावजूद उसको बेकार कर दिया। सरकार केवल राजनीतिक लाभ लेने के लोगों को परेशान कर रही है। आप याद कीजिए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता, उनके ऊपर कितने झूठे मुकदमे लगे। ये तो हम समाजवादी लोग कहते थे, और आज बताइए उनके विधायक क्या कह रहे हैं?
और एक विधायक नहीं, न जाने कितने विधायक कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। ये सवाल अलीगढ़ के विधायक का नहीं है कि पुलिस ने विधायक को मारा या विधायक ने पुलिस को मारा। आखिरकार इसको सिखा कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी अगर सदन में कहेंगे ठोको, तो कभी जनता को नहीं पता किसको ठोकें और कभी पुलिस को नहीं पता किसको ठोकें, और उसी का परिणाम ये हुआ कि थाने में पुलिस को नहीं पता था किसको ठोकें और विधायक जी को नहीं पता था किसको ठोकें। आज विधायक देखिए, जब तक आपको वोट चाहिए था राज्यसभा का, तो आपके सबसे प्रिय विधायक थे। आपकी पार्टी का लोकसभा में प्रत्याशी जीत जाए तो सब अपराध आप भूल गए। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि अब आप उसी विधायक को जो चिल्ला रहे हैं शायद हत्या ना हो जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया है कि जो भी छात्र फिजिकल परीक्षा देना चाहते हैं उनकी परीक्षा 14 सितंबर तक करा लें। साथ ही अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को यह भी निर्देश दिया है कि वह एक रिपोर्ट दायर करके बताएं कि कितने छात्रों ने ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के लिए ईमेल के जरिए अपनी उत्तर पुस्तिकाएं पेश की है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया की क्षमता के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर का पता लगाया जा सके। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि 3000 से ज्यादा जज और वकीलों का सुझाव प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दी जाने वाली सजा पर बड़ी बेंच के रिव्यू से पहले अमल न हो। प्रशांत समर्थकों की गुहार है कि कोरोना महामारी के बाद नियमित सुनवाई में बड़ी बेंच रिव्यू करे, तब तक सजा पे अमल न हो। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी। इस मामले में उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया है। प्रशांत के समर्थन में आए जजों और वकीलों ने अपने सुझाव में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते कुछ घंटों में उठी सभी आवाजों को सुना होगा और न्याय को खत्म होने से रोकने के लिए सुधार करने वाले कदम उठाए जाएंगे, ताकि आम जनता में फिर से अदालत का सम्मान मिले और उसे विश्वास पैदा हो सके। अभिनेता संजय दत्त को KGF 2 में अभिनय से रोकने संबंधी अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को कन्नड़ फिल्म KGF 2 में अभिनय से रोकने संबंधी याचिका खारिज कर दी और ये आधार बनाया गया कि मुंबई बम धमाके में दोषी ठहराए जाने और सजा भुगतने वाले संजय दत्त को इस फिल्म में अभिनय करने से रोका जाए। अदालत ने इसे खारिज करते हुए साफ कहा कि ये कौन सा कानून किसी अपराध के तहत दोषी ठहराए गए और सजा काट चुके व्यक्ति को फिल्म में अभिनय करने से रोकता है। स्कूल में फीस माफी को लेकर उत्तर प्रदेश के वकीलों और बच्चों के माता पिता ने लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया। वकील चाहते हैं कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बच्चों की फीस माफ की जाए। आज बस इतना ही। आप मुझे ज़ुबी निशा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्ते।